नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल विद्या आराम में पुनः स्वागत है। आज मैं अपने लेक्चर सीरीज़ का दूसरा लेक्चर लेकर के आया हूँ, इंडक्टेंस। तो इंडक्टर या इंडक्टेंस क्या होता है? जैसे रेजिस्टेंस आपने सुना है कि रेजिस्टेंस करंट फ्लो का अपोज करता है, वैसे ही इंडक्टर करंट चेंज का अपोज करता है। तो इंडक्टर करंट चेंज का कैसे अपोज करता है, तो उसको हम देखते हैं। तो बेसिकली इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द चेंज ऑफ करंट। तो जैसे ही इंडक्टर से करंट फ्लो होती है या करंट चेंज होती है, वैसे ही इंडक्टर उस करंट चेंज का अपोज करता है। वो इंडक्टर का नेचर होता है कि वो करंट को कांस्टेंट बनाए रखने की कोशिश करता है। अगर इनिशियली इंडक्टर से करंट जीरो फ्लो हो रही है, तो इंडक्टर उस करंट जीरो को मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो इस वजह से इंडक्टर इनिशियली ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, यानी जैसे ही आप सर्किट में करंट फ्लो कराएंगे, स्विच ऑन करेंगे, वैसे ही इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि करंट फ्लो हो, यानी मैक्सिमम अपोजिशन ऑफर करेगा। तो इंडक्टेंस, ये इंडक्टर कैसे ये मैक्सिमम अपोजिशन ऑफर करता है? तो दैट इज डन बाय द वर्च्यू ऑफ द इंडक्टेंस, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए इंडक्टर। तो जैसे ही करंट चेंज होती है इंडक्टर से, तो उस करंट चेंज के प्रोपोर्शनल एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है इंडक्टर के अक्रॉस, दैट इज ई दैट इज इंड्यूस्ड across the inductor is proportional to the rate of change of current। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि E is proportional to the di by dt। तो इंडक्टर के बिहेवियर को या इंडक्टेंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके समझ सकते हैं। एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस, एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस को हम पहले समझते हैं कि मान लीजिए एक कॉइल है, उसमें एक कॉइल या इंडक्टर है, उसमें से करंट फ्लो हो रही है जो कि चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वो करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है, तो उसके अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। दैट ईएमएफ विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एज शोन हियर। ई इज इक्वल टू डी आई इज प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी। तो यहाँ एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम ले सकते हैं एल, दैट इज ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये माइनस साइन क्यों आया है? ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, द निगेटिव साइन इंडिकेट दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ oppose the change in current, that is explained by the Lenz law। तो Lenz law explain करता है कि जो ये EMF इंड्यूस होता है या सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है, ये रीजन का यानी करंट चेंज का अपोज करता है। दैट्स व्हाई माइनस साइन हैज बीन इंट्रोड्यूस हियर। सो L is the proportionality constant that is known as the inductance of an inductor or a coil। तो L को अगर हम इसको हम और थोड़ा सा समझें कि एल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो एल को हम लिख सकते हैं जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया है, दैट एल इज इक्वल टू ई, इरेज कर देता हूँ मैं, एल इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसकी यूनिट होती है वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, तो वोल्ट सेकेंड को हम वेबर लिख सकते हैं, तो इसकी यूनिट हो सकती है वेबर पर एम्पियर, और वेबर पर एम्पियर को हम हेनरी कहते हैं। इस वजह से इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो वेबर पर एम्पियर या हेनरी लिखी जाती है। तो एज पर फैराडे लॉ हम जानते हैं कि किसी कॉइल के या किसी लिंक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो उसके क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। एंड अभी हमने देखा वो भी इक्वल होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी से। यहाँ हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो इंडक्टेंस होता है दैट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ फ्लक्स टू द करंट एन फाई, और एल इज इक्वल टू फाई बाई आई। तो यहाँ से हम इसको वेबर पर एम्पियर भी कह सकते हैं, जैसा मैंने ऊपर आपको ऑलरेडी दिखा रखा है। तो यहाँ से हम इंडक्टेंस को
कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसको हमने यहाँ फॉर्मुलेट करके दिखाया है कि n phi in any magnetic circuit is given by ni by s। तो अगर यहाँ पर इस फॉर्मूला अभी जो हमने कैलकुलेट किया है कि n phi बाई i, तो यहाँ phi को हम लिख सकते हैं mmf अपॉन रिलक्टेंस। दिस phi कैन बी रिटन एज mmf अपॉन रिलक्टेंस। तो mmf होता है ni और रिलक्टेंस जो होता है वो होता है L अपॉन म्यू ए, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट एंड म्यू इज द परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड ए इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। तो इसको हम रिप्लेस करें अगर इस फॉर्मूले में, तो वहाँ से हमारे पास इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है L इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन L। सो n जहाँ है नंबर ऑफ टर्न्स है, म्यू है परमेबिलिटी एंड a इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड L इज द लेंथ ऑफ द मटेरियल। फिर इसके आगे हम इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझ सकते हैं कि इंडक्टेंस का दूसरा इफेक्ट जो होता है उसको हम समझ सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस से। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है कि अगर सेल्फ इंडक्टेंस में हमने देखा कि सेल्फ की करंट की वजह से, यानी खुद की करंट की वजह से ही कॉइल के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है कि एक दूसरी कॉइल की वजह से किसी एक कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, तो उसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि इस कॉइल में करंट फ्लो रही है जिसकी वजह से सराउंडिंग में फ्लक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जिसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस इफेक्ट भी या म्यूचुअल इंडक्टेंस इफेक्ट कह सकते हैं। अब देखिए इसको हम, क्योंकि ये आपके सिलेबस यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रेलिवेंट बहुत नहीं है, इस वजह से अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इसको आगे हम जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तब हम इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो आपसे रेलिवेंट है वो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ आपको दे दी है, दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड by the formula k under root k1 k2 upon d, where k is the coupling coefficient that vary from 0 to 1 and d is the distance between the coil. So basically the inductance effect, inductance property oppose the change of current. So it makes this device very useful for the electrical purpose. Thank you very much.